हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसेंशियल क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 8th चैप्टर, जिसका नाम है रूरल लाइवलीहुड। यानी कि जो गांव देहात के इलाके हैं वहां रहने वाले लोग क्या क्या अलग अलग काम करते हैं, जो किसान हैं किसान कितने तरह के होते हैं और हर तरह के किसानों की जिंदगी कैसी होती है और इनकी जिंदगियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम गांव देहात के रहने वाले लोगों के लाइवलीहुड या उनके जीवन यापन के बारे में देखेंगे, उनकी जिंदगियों के बारे में जानेंगे। तो हमारे देश की जितनी भी आबादी है उसका ज्यादातर हिस्सा यानी कि करीब करीब देखा जाए तो 65 से 70% हिस्सा इन गांव देहात के इलाकों में रहती है आबादी। और गांव देहात में जितने भी लोग रहते हैं ज्यादातर लोग काम करने के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो किसानी से जुड़े काम करते हैं, और जो थोड़े बहुत लोग हैं वो ऐसे काम करते हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं या खेती किसानी से अलग कुछ काम। जैसे कि कुछ लोग अलग अलग तरह की दुकानें खोल लेते हैं, कुछ लोग सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं कि अलग अलग सर्विसेज देते हैं, तो कुछ लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में और ज्यादातर लोग किसानी का काम करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे देश में किसान कितने तरह के होते हैं और हर तरह के जो किसान हैं उनकी जिंदगी कैसी गुजरती है। और ये सब जानने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि किसानी का जो पेशा है वो इतना दर्दनाक और इतना भयानक पेशा क्यों है कि हर साल हजारों किसान मजबूर हो जाते हैं अपनी आत्महत्या करने के लिए। वो खुद को भी मार देते हैं, अपने परिवारों को भी मार देते हैं। परिवारों को ना मारें तो अगर वो खुद को मार लेते हैं तो परिवारों का क्या होता होगा। तो इतना भयानक पेशा क्यों है ये किसानी, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो देश में, हमारे देश में 3 तरह के किसान हैं। सबसे पहले तरह के किसान वो हैं जो बिग लैंडेड फार्मर्स हैं, यानी कि ऐसे किसान जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हैं। उनके पास काम करने के लिए लोग भले ही ना हो, लेकिन उनके पास जमीनें बहुत बड़ी हैं। गांव देहात की ज्यादातर जमीनें इन बड़े किसानों के पास हैं जो बिग लैंडेड फार्मर्स हैं। दूसरे तरह के किसान ऐसे हैं जिनके पास छोटे छोटे खेत हैं, या जिनको स्मॉल लैंडेड फार्मर्स भी कह सकते हैं कि छोटे से खेत हैं, उस जमीन में जितनी पैदावार होगी उसी से उन्हें काम चलाना है। और तीसरे तरह के जो किसान हैं ये संख्या में सबसे ज्यादा हैं, लेकिन इनके पास कोई भी जमीन नहीं होती है, तो इन्हें लैंडलेस फार्मर्स कहा जाता है। और देखा जाए इन लैंडलेस फार्मर्स के बारे में या खेतीहर मजदूर जिन्हें कहते हैं, इनके बारे में, तो ये सुबह से शाम तक किसानी करते हैं। तो खेती करने की मेहनत पूरी ये लोग करते हैं, लेकिन इनके पास खुद की जमीन नहीं होती है। तो ये किसकी जमीन पे काम करते हैं? जमीन का अगर बंटवारा किया जाए किसी भी गांव में, तो गांव की जितनी भी जमीन है उस जमीन का ज्यादातर हिस्सा ये बड़े लैंडेड फार्मर्स के पास है। जो बिग लैंडेड फार्मर्स हैं इनके पास ज्यादातर जमीनें हैं। जो स्मॉल लैंडेड फार्मर्स हैं इनके पास बची कुची जमीनें हैं। और जिनके पास कोई जमीन नहीं है ये खेती किसानी का काम और मेहनत मजदूरी का काम करते हैं इन बड़े किसानों की जमीनों में, और कभी कभार जरूरत पड़ने पे इन छोटे किसानों की जमीनों में भी। तो इस तरीके से 3 तरह के किसान हैं और इसी तरीके से इनकी जिंदगियां चलती हैं। अब सबसे पहले शुरू करते हैं इन लोगों के साथ जिन लोग की अपनी खुद की कोई जमीन नहीं है। इनकी जिंदगी कैसी होती है इसको डिस्कस करते हैं। तो जिन लोगों के पास कोई जमीन नहीं है, जो खेतीहर मजदूर हैं, सबसे पहली चीज तो ये गरीब पैदा होते हैं। गरीब कौन होता है? जो गरीब परिवार में पैदा होता है वो गरीब होता है। अब जब वो गरीब होता है तो बचपन से उसे इस तरीके का माहौल मिलता है कि उसे बहुत कम उम्र में काम शुरू करना पड़ता है, घर परिवार की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, उसको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, पढ़ लिख नहीं पाते तो दिमाग भी इवॉल्व नहीं हो पाता है। और इसके आसपास जो साथ वाले लोग होते हैं वो भी ऐसे ज्ञानी लोग नहीं होते हैं कि कुछ जिंदगी में कुछ दूसरा रास्ता दे सकें या कुछ और करने का मन हो तो सपोर्ट कर सकें। तो इस वजह से जो गरीब है, बहुत विरले ऐसे कुछ गरीब होते होंगे जो आगे चल के जिंदगी में कुछ अच्छा कर लें, वरना गरीब गरीब ही रह जाते हैं। और अमीर कौन होता है? अमीर वो होता है जो अमीर परिवार में पैदा होता है या अच्छे परिवार में पैदा होता है, तो उसको तरबियत ऐसी मिलती है कि वो कुछ और अच्छा कर सकता है जिंदगी में। तो ये जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, सबसे पहली बात ये गरीब परिवारों में पैदा होते हैं, तो बचपन से गरीब होते हैं और इन्होंने बचपन से काम देखा होता है और काम किया होता है। चाइल्ड लेबर के तौर पे
इन्होंने काम शुरू कर दिया होता है खेतों में अपने माँ बाप के साथ, और बचपन से इन्होंने इस चीज़ को देखा होता है कि हमारी हैसियत कम है इस दुनिया के मुकाबले। और अगर अब क्योंकि हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कास्ट या जाति एक बहुत खास एंगल प्ले करती है। तो अगर कास्ट के लिहाज से देखा जाए तो ये लोग ज़्यादातर लो कास्ट के होते हैं, यानी कि निचली जातियों के होते हैं। और इस वजह से भी अब क्योंकि गरीब हैं, निचली जातियों में हैं, तो इनकी एजुकेशन नहीं होती है, इनका दिमाग इवॉल्व नहीं हो पाता इस तरीके से सोचने विचारने में कि क्या चल रही है दुनिया, चल हो क्या रहा है एक्चुअली। और इसके अलावा उनको कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती है ज़िंदगी में कुछ और करने को, इतनी इन पे बचपन से जिम्मेदारियां हो जाती हैं। और अगर डेली रूटीन की बात करी जाए तो ये लोग सुबह से लेके शाम तक खेतों में मेहनत करते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दियों का टाइम हो, पूरे वक्त इनको पूरी मेहनत से काम करना पड़ता है सुबह से शाम। और पूरे दिन भर इतनी मेहनत करने के बाद ये जब घर पहुंचते हैं तो घर में घर संभालने वाले काम करने होते हैं। औरतों को झाड़ू पोछा लगाना होता है, इसके बाद इन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना होता है लकड़ियां इकट्ठा करने के लिए। वो लकड़ियां इकट्ठा करके लाती हैं, तब जाके वो चूल्हा जलाती हैं, तब जाके खाना बनाने की तैयारी करती हैं, साथ में बच्चों को भी संभालना होता है। अब क्योंकि गांव में है और ऊपर से ये लोग गरीब हैं तो इनके पास फैसिलिटीज़ भी कुछ नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास वॉशिंग मशीन है या कुछ और मशीन्स हैं कि ये काम कर सकें, सब काम इनको खुद करने हैं। और इसके बाद जो पीने का पानी है, ना जाने हिंदुस्तान में कितने गांव इलाके ऐसे हैं जहां औरतें दूर दराज के इलाकों में जाती हैं, किलोमीटरों दूर तक जाती हैं वहां से पानी लाने के लिए। और क्योंकि यहाँ मैंने कास्ट का एंगल भी बताया, तो क्योंकि ये लोग लोअर कास्ट में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इनके गांव के जो कुएं हैं या इनके गांव के जो हैंडपंप्स हैं उनसे इनको पानी लेने की इजाज़त नहीं होती है, तो इन्हें और दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है जहां पे लोअर कास्ट के लोग पानी ला सकें। तो इनको घर परिवार के भी इतने काम करने होते हैं, तो इनकी जो ज़िंदगी होती है पूरी मेहनत में गुजरती है। इनके पास टाइम नहीं होता अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए, अपनी ज़िंदगी में सोचने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, और ना वक्त होता है और ना ही पैसा होता है। ये सुबह से शाम तक जो काम करते हैं, खेती करते हैं, वो जो फसल उगती है उस फसल में इनका पार्ट नहीं होता है। इनको हर दिन के मेहनताना मिलता है, 100 रुपये, कभी 50 रुपये, कभी 60 रुपये, कभी 120 रुपये, डिपेंड करता है देश के किस हिस्से में है। लेकिन इनको इतना कम पैसा मिलता है कि उतने पैसे से इनका गुजारा ढंग से नहीं हो सकता है। और एक और ख़ास चीज़, ये जो खेती किसानी वाला काम होता है ये पूरे साल भर नहीं होता है। साल में करीब 4-6 महीने ऐसे होते हैं जब फसल कट चुकी है, अब अगली फसल लगाने का इंतज़ार करना है। तो ये जो बीच का टाइम है इसमें काम नहीं होता है। लेकिन अब काम नहीं होता है तो ऐसा थोड़ी ना है कि खर्च नहीं है या आपको खाना नहीं खाना है, आपको काम करना है, पैसा लगातार कमाना है। तो इन लोगों को मजबूरन एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा काम गांव में होता नहीं है तो ये जाते हैं शहरों में, और शहरों में लेबरर्स का काम करते हैं ये लोग, जो मजदूरी का काम शहरों में करते हैं। और अक्सर शहरों में जो आप देखते हैं कि छोटे बहुत लेबर्स होते हैं, ये सब गांव देहात में जाके खेती किसानी का काम भी करते हैं। और इन लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल लाइफ ऑन एज होती है। अगर एक भी एक्सीडेंट हो गया किसी का, या मान लीजिए किसी के साथ कोई बीमारी हो गई, इलाज करवाना है, तो इनके पास पैसे इतने नहीं होते हैं कि ये वो खर्च उठा सकें। तो कोई भी ऐसा बड़ा खर्च आता है कि अगर इनके बच्चे पढ़ने लिखने लग गए और बड़े हो गए तो अब ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, तो फीस के पैसे नहीं हैं, इलाज कराने के पैसे नहीं है, तो कोई भी बड़ा खर्च इनके पास आता है तो इनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो अब इनको लेना पड़ता है उधार, यानी कि लोन। और ज़िंदगी में जैसे ही ये उधार या लोन आता है, बस वहीं से ज़िंदगी एक नई करवट लेती है। अब ये जो लोन या उधार है, ये लोन इनको कोई बैंक नहीं देगा, क्योंकि इतने गरीब लोगों को जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं, बैंक लोन नहीं देते। तो इनको लोन कौन देंगे? जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं, जो सेठ लोग हैं, वो इनको पैसा देते हैं उधार के तौर पे, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, यानी कि जैसे 15% का रेट या 20% का रेट, कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 लाख रुपए किसी से उधार लिया तो 4 महीने के अंदर 20% के रेट से वो उधार देंगे, तो यानी कि 4 महीने बाद आपको 1,20,000 रुपए वापस करना पड़ेगा।
तो इस तरीके का इतना ज़्यादा बुरा सिस्टम होता है। अब किसी का इलाज करवाना है तो किसी ने 50,000 रुपये उधार लिया, तो वो 50,000 रुपये जो इलाज में लगाए उससे पैसा थोड़ी कमाया उसने, उसके पास पैसा नहीं था तभी उसने उधार लिया। तो अब इलाज में लग गया पैसा, तो पैसा वापस कैसे करेगा? तो यहाँ पे ये इस जंजाल में फंस जाते हैं कि उधार ले लिया, अब उधार चुकाएं कैसे। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ आती है, ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसकी, कि जब उधार नहीं चुका पाते तो इनसे कहा जाता है आपके पास उधार चुकाने के पैसे नहीं हैं तो आप और उधार ले लो, उस उधार से फिर पैसे चुका देना। यानी कि अगर किसी ने 50,000 का उधार लिया, वो उधार 60,000 बन गया है तो वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो उसको 50,000 पे इंटरेस्ट लगाएं। इसकी जगह लोग क्या कहते हैं, सेठ लोग, कि 60,000 रुपये तुम्हारे पास नहीं है वापस देने को, तो 60,000 रुपये हमसे ले लो, हमें फिर से वापस कर दो। तो अब दोबारा 60,000 का लोन हो गया, तो अब 60,000 के ऊपर इंटरेस्ट चढ़ेगा। तो ये लोन को रीपे करने के लिए इन्हें फिर से कई बार उधार लेना पड़ता है, और ये जो लोन्स हैं ये बढ़ते चले जाते हैं, और इस वजह से इनके जो जानवर होते हैं इनसे छीन लिए जाते हैं, इनको मारा पीटा जाता है, और ये लोग कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं। और जब डिप्रेशन में आ जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द डे जब इतने बुरे हालात हो जाते हैं तो ये मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए। तो अभी तक हमने डिस्कस किया ऐसे किसानों के बारे में जिन किसानों के पास जमीन नहीं होती है। अब डिस्कस करते हैं ऐसे किसानों की जिंदगी जिनके पास थोड़ी छोटी जमीनें होती हैं, यानी कि वो छोटे लेवल के किसान होते हैं। तो ऐसे किसान जिनके पास छोटी जमीनें हैं, छोटे छोटे खेत हैं, अगर देखा जाए तो इनका भी जो रूटीन है वो रूटीन ऑलमोस्ट सेम रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग अपने खेतों में खुद काम करते हैं, और अगर काम करने वाले लोगों की कमी हो तो फिर ऐसे लैंडलेस लेबर्स को लगाते हैं अपने खेतों में। तो सुबह से शाम तक ये भी खेती मजदूरी करते हैं अपने खेतों में, रूटीन इनका सेम रहता है। लेकिन अच्छी बात इनके साथ एक ये है कि जो फसल होगी वो फसल इनकी अपनी होती है, तो कम से कम ये जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत के मुताबिक इनको फसल मिलती है। और इन लोगों की खेती करने का सिस्टम ये है कि अब खेती करने के टाइम पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज चाहिए होंगे, आपको अच्छी क्वालिटी की खाद डालनी पड़ेगी ज़मीन में, आपको पेस्टिसाइड्स चाहिए होंगे, तो तमाम तरह की चीज़ें चाहिए होंगी, तब जाके आप खेती कर पाएंगे। इन छोटे ज़मीन वाले जो किसान हैं इनके पास इतना पैसा होता नहीं है जनरली, तो इनका खेती करने का सिस्टम ऐसे होता है कि पहले ये लोग लोन लेते हैं, यानी कि उधार लेते हैं खेती करने के लिए, और इस लोन से फिर वो अच्छे क्वालिटी के बीज खरीदते हैं, अच्छे क्वालिटी के फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं, ऐसी चीज़ें खरीदते हैं। और ये लोन इन्हें बैंक नहीं दे पाते कई बार, और ये लोन इन्हें फिर वैसे ही ऐसे सेठ लोगों से, प्राइवेट मनी लेंडर्स से लेने पड़ते हैं। अब ये लोन लेते हैं, खेती किसानी करते हैं, और जब फसल होती है, जो हार्वेस्ट सीजन होता है, जब फसल होती है, तो इस फसल में वो थोड़ा सा हिस्सा अपने फैमिली के लिए रखते हैं कि उस हिस्से से अपने फैमिली का जीवन यापन कर सकें, खा पी सकें, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसे बेचते हैं मार्केट में, और जितना भी पैसा आता है उस पैसे से फिर इन्होंने ये जो उधार लिए होते हैं इस उधार को रीपे करते हैं, वापस लौटाते हैं इस उधार को। अब ये जो साइकिल है कि आपने उधार लिया, फिर खेती करी, उसके बाद उधार चुकाया, ये साइकिल देखने में तो सही लगता है, लेकिन कई सालों के दौरान कोई ना कोई साल ऐसा ज़रूर आता है जब ये जो हार्वेस्ट है या जो फसल है किसान की, ये खराब हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी सूखा पड़ जाता है तो फसल बर्बाद हो जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है तो भी फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में जब फसल बर्बाद हो जाती है तो इन किसानों के पास इतना खाना नहीं बचता है अपने परिवारों को खिलाने के लिए और बेचने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि फसल अच्छी हो गई है लेकिन वो फसल सही टाइम पे बिक नहीं पा रही है मंडी में, किसान या फिर उस फसल को ले नहीं जा पा रहे हैं मंडी में, या फिर उनको जब ले जा रहे हैं तो सही उनको दाम नहीं मिल रहा है, तो फसल की जितनी कीमत है उससे बहुत कम पैसा मिल रहा है। तो जब इतना कम पैसा मिल रहा है तो वो क्या अपना उधार चुका पाएंगे। तो इस तरीके से कई बार कई और भी ऐसे केसेस होते हैं कि ऐसे छोटे किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कंपनीज का,
और वो फसल जब अपनी उगाते हैं तो कंपनीज मना कर देती हैं कि आपकी फसल हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं है। तो ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जब किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है या फिर फसल बर्बाद हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो ये साइकिल टूटती है और वो अपना जो ये उधार है ये रीपे नहीं कर पाते हैं। और जब ये उधार चुका नहीं पाते हैं तो यही साइकिल फिर शुरू हो जाती है जो लैंडलेस फार्मर्स के साथ थी, कि उधार बढ़ता चला जाता है और उधार चुकाने के लिए फिर आपको बड़ा उधार लेना पड़ता है। किसी एक का उधार चुकाने के लिए आपको दूसरे से बड़ा उधार लेना पड़ेगा, तो आप उधार में फंसते चले जाते हैं। और हमारे देश में क्रॉप्स या फसलों का कोई इंश्योरेंस नहीं होता है। जो बैंक है ऐसे छोटे किसानों को लोन नहीं देते हैं। प्राइवेट मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और जब ये ऐसे किसान जब ऐसे डिप्रेशन में आते हैं, यानी कि कोई भी इस तरीके की लाइफ में बुरी कंडीशन में आते हैं, इनके साथ देने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होता है। इनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बात करने के लिए, इनको मेंटल हेल्थ इनकी सही रहे इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। मेंटल हेल्थ पे तो हमारे देश में कोई ध्यान दिया वैसे भी नहीं जाता है। और इसके बाद कोई इनके साथ नहीं खड़े होता और ये उस डिप्रेशन में जाते जाते एट द एंड ये लोग भी सुसाइड कर लेते हैं। और हमारे देश में ऐसे हजारों किसान हर साल सुसाइड करते हैं जब इनकी ज़मीनें, जब ये उधार चुका नहीं पाते, इनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं, इनके जानवर इनसे छीन लिए जाते हैं। और एक और चीज़, जो आदमी गरीब होता है, बेसहारा होता है, तो दुनिया बहुत बुरा सलूक करती है उसके साथ। तो इस वजह से ये लोग भी एट द एंड सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो ये तो रही कहानी ऐसे लैंडलेस फार्मर्स की और ऐसे फार्मर्स की जिनके पास छोटी ज़मीनें हैं। अब डिस्कस करते हैं ऐसे किसानों की जिंदगी जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं। तो जो इस तरह के जो किसान हैं, जो बड़े किसान हैं या जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, अब ज़रा देखते हैं इनकी ज़िंदगियाँ कैसी होती हैं। तो इनकी ज़िंदगियाँ सिंपल ऐसी चलती हैं कि इनको अपने खेत में सिर्फ इंस्पेक्शन करना होता है और मैनेजमेंट करना होता है। यानी कि बड़े बड़े खेत हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, इनको बस इतना देखना होता है कि इस खेत में 4 मजदूर लगा देने हैं, ये वाली बुआई कर देनी है, इस वाले खेत में कटाई करनी है तो 4-6 मजदूर लिए कटाई करवा दी, 4-6 दिन में कटाई हो गई, मजदूरों को पैसा दे दिया, फसल पूरी इनकी है। अब उस फसल को ये बेचेंगे, पैसा आएगा और इस तरीके से इनकी ज़िंदगी चलती है। तो इनको एक्चुअली इन बड़े किसानों को खुद जाके किसानी नहीं करनी होती, खुद इनको सुबह से शाम तक खेत में खड़े होकर मेहनत नहीं करनी होती है। इनको सिर्फ इंस्पेक्शन करना होता है कि ज़मीनों में कौन काम कर रहा है, क्या काम चल रहा है, और मैनेजमेंट करना होता है। और इन बड़े किसानों की जो ज़िंदगी है इनमें इनफ्लो ऑफ मनी होता है, यानी कि पैसा जो है वो हमेशा आता रहता है। तो जब पैसा आता रहता है और पैसा बचता रहता है तो इनका जो स्टेटस है वो बेहतर होता रहता है हमेशा। जैसे आपने इन दोनों किसानों के साथ देखा, इनकी ज़िंदगियों के साथ इनका स्टेटस हमेशा नीचे ही जाता जाएगा। कभी ना कभी उधार लेना है, उधार नहीं चुका पाओगे, ज़मीनें आप खो दोगे। कभी ना कभी उधार लोगे, उधार नहीं चुका पाओगे, मरना पड़ेगा। उसी तरीके से इनका पैसा जा रहा है तो इनके पास पैसा आ रहा है, तो पैसा इकट्ठा होता चला जाता है। तो पैसा जब इकट्ठा होता चला जाता है तो पैसे की फितरत है कि पैसा कमाने के लिए आपको पैसा चाहिए, और अगर आपके पास पैसा है तो आप और पैसा कमा सकते हैं। तो क्योंकि इन बड़े किसानों के पास ये इनफ्लो ऑफ मनी होता है, पैसा लगातार हर साल आता है, तो ये खेती किसानी से दूसरे इधर उधर के काम भी करते हैं। जैसे कि ये दुकानें खोल लेते हैं अलग अलग चीज़ों की, तो इन दुकानों से पैसा आता है। इस पैसे को फिर ये रिवर्ट करते हैं दूसरी चीज़ों में। तो शॉप्स के अलावा कई सारी ऐसे और भी चीज़ें, जैसे मैरिज हॉल्स हैं, किसी मतलब आदमी ने मैरिज हॉल खोल दिया, शादियां होनी है, तो अब उसके पास पैसा मैरिज हॉल से आएगा। मैरिज हॉल का पैसा उसने पेट्रोल पंप खोल लिया, एक पेट्रोल पंप कोई आम आदमी नहीं खोल सकता, पैसा चाहिए उसके लिए, तो पैसे वाले लोग ने पेट्रोल पंप खोल लिया, तो पेट्रोल पंप से और पैसा आएगा, तो इस पैसे को और कहीं इन्वेस्ट करो, वहां से भी पैसा आएगा। तो ये इनफ्लो ऑफ मनी होता है। तो ऐसे ही शॉप्स खोल लेते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। इसके बाद एक और ख़ास चीज़ यहाँ मैंने आपको बताया कि ये उधार लेते हैं जो नॉर्मल जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं। तो ऐसे कई सारे जो बड़े किसान हैं, सारे के सारे नहीं लेकिन कई सारे बड़े किसान
ऐसा मनी लेंडिंग का काम भी शुरू करते हैं, यानी कि वो उधार देना शुरू करते हैं ऐसे छोटे लेवल के किसानों को, और इनसे उधार लेते हैं तो इनको इंटरेस्ट मिलता है बहुत सारा। किसी आदमी को 1 लाख रुपए दे दिया तो 4 महीने बाद 1,20,000 रुपए वापस मिलेगा, यानी कि 4 महीने में इन्होंने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। तो इस तरीके से इनकी जिंदगियां बेहतर होती हैं, और ये दरअसल वो लोग हैं इनको एजुकेशन मिल पाती है, और ये वो लोग हैं जो शहर में ट्रांसफॉर्म करते हैं, गांव देहात से आते हैं, शहरों में पढ़ लिखते हैं, और इनकी जिंदगियां फिर अब शहरों की तरफ आगे बढ़ती हैं। और एक और चीज, इन्होंने अगर पैसा उधार दिया है किसी को भी और पैसा नहीं मिल पाया तो इनकी जमीनें जब्त करते हैं, तो इनके पास जो जमीन है वो और बढ़ जाती है। पैसा आना कहां से शुरू हुआ था? जमीन से आना शुरू हुआ था। तो इनके पास अगर वक्त के साथ देखा जाए तो इनके पास जमीनें बढ़ती चली जाती हैं, अगर इन पे कोई बड़ा खर्चा नहीं हुआ तो इस तरीके से ये सिस्टम चलता है। 3 तरह के किसान होते हैं। पहले तरह के किसान जिनके पास कोई जमीन नहीं, दूसरे किसान छोटी जमीनों वाले, और तीसरे तरह के किसान बड़ी जमीनों वाले। और सबकी जिंदगियां इसी तरीके से चलती हैं जिस हिसाब से इनकी हैसियत होती है। तो अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि किसान कितने अलग अलग तरह के होते हैं और उनकी जिंदगियां कैसी होती हैं। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। इस चैप्टर में यही चीज बताई गई है। सबसे पहले डिस्कस किया गया है तुलसी की जिंदगी के बारे में, और तुलसी एक लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर है, यानी कि उसके पास खुद की कोई जमीन नहीं है और ये खेती करती है दूसरे की जमीनों पे एक लेबरर या मजदूर के तौर पे। तो तुलसी की जिंदगी के बारे में जान के आपको आइडिया लगेगा ऐसे किसानों की जिंदगी के बारे में। फिर हम जानेंगे शेखर की जिंदगी के बारे में, और इसकी जिंदगी जान के आपको आइडिया लगेगा उन किसानों के बारे में जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं। फिर हम देखेंगे लाइफ ऑफ रामलिंगम। ये एक बड़ी जमीनों वाले किसान हैं, तो इनकी जिंदगी से आप इन बड़े जमीनों वाले किसानों की जिंदगियों के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि कॉट इन डेब्ट का क्या मतलब है, यानी कि जब उधार का ये साइकिल शुरू हो जाता है इसमें क्या होता है। फिर हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइफ इन अ फिशिंग विलेज, यानी कि ऐसे गांव में लोगों की जिंदगियों के बारे में जहां लोग डिपेंड करते हैं मछली पकड़ने पे, और इनके बारे में हम जानेंगे अरुणा की जिंदगी के थ्रू। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तुलसी की जिंदगी के साथ, लाइफ ऑफ तुलसी, और इनके जो हस्बैंड है रमन, और ये दोनों लोग लैंडलेस फार्मर्स हैं, किसान हैं लेकिन खुद की जमीनें नहीं हैं। तो ये किसकी जमीनों पे काम करते हैं? इन द लैंड्स ऑफ बिग लैंडेड फार्मर रामलिंगम, एक बहुत बड़े जमीनों वाले एक किसान हैं जिनका नाम है रामलिंगम। तो रामलिंगम की जमीनों पे तुलसी और उसके हस्बैंड काम करते हैं। अब जरा देखते हैं तुलसी की जिंदगी के बारे में। तुलसी हैज वर्कड ऑन द फील्ड सिंस हर चाइल्डहुड। शी वर्क्स फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग। तो तुलसी ऐसे ही परिवार में पैदा हुई थी जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे। तो इस वजह से तुलसी ने इन खेतों में काम करना तब शुरू किया था सिंस हर चाइल्डहुड, यानी कि वो बचपन से ही खेतों में काम करने को मजबूर थी। और आज के टाइम पे इनकी जिंदगी ऐसी चलती है कि सुबह 8:30 बजे से लेके शाम 4:30 बजे तक इनको खेतों में काम करना पड़ता है, और पूरी चाहे गर्मी हो सर्दी हो इनको पूरी मेहनत से काम करना पड़ता है। She doesn't get work throughout the year. Once called for transplanting the paddy. When the plants have grown, then again for weeding and then finally once for harvesting. अब तुलसी को ऐसा नहीं कि पूरे साल भर काम मिलता है, ये साल भर काम नहीं मिलता है। तुलसी को टाइम टाइम पे बुलाया जाता है, जैसे कि सबसे पहले तुलसी को ट्रांसप्लांटिंग द पैडी के लिए बुलाया जाता है। पैडी का मतलब होता है जो धान होता है या जो चावल होता है उसकी खेती। अब चावल की खेती में होता ये है कि सबसे पहली चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ता है उन खेतों में, चावल को बहुत पानी चाहिए, और चावल इस तरीके से आराम से नहीं उगता है। तो पहले चावल के छोटे छोटे पौधे बनाए जाते हैं। जब वो पौधे छोटे से थोड़े से हो जाते हैं, उग जाते हैं, तब उन पौधों को एक एक करके तब मिट्टी में डाला जाता है खेतों में, तब जाके वो पौधे उग पाते हैं, फसल हो पाती है। तो ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है। पहले छोटे छोटे पौधे उगाना, फिर एक एक पौधे को ज़मीन में गाड़ना, ज़मीन में लगाना। तो इसी चीज़ को कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांट करना, आपने उस छोटे से पौधे को ज़मीन में लगाया। तो सबसे पहले तो
तो तुलसी को बुलाया जाता है पैडी या धान को ट्रांसप्लांट करने के लिए। इसके बाद जब पौधे बढ़ जाते हैं फिर तुलसी को बुलाया जाता है वीडिंग करने के लिए, यानी कि जो फालतू के जो इधर उधर के पेड़ पौधे और उग जाते हैं जिनकी वजह से चावल को नुकसान हो सकता है, ऐसे पौधों को हटाना, जो जंगली घास फूस है, इसे कहते हैं वीडिंग। और इसके बाद जब फसल उग जाती है तो फसल की कटाई करने के लिए, यानी कि हार्वेस्टिंग के टाइम पे फिर उसे बुलाया जाता है। तो पूरे साल भर काम नहीं होता है तो पूरे साल भर पैसा भी नहीं मिलता है, सिर्फ जब बुलाया जाता है काम पे तभी पैसा मिलता है, तभी काम होता है। लेबरर्स वर्किंग ऑन पैडी फील्ड्स वर्क फ्रॉम जून टू दिसंबर ओनली। अब ऐसे लेबरर्स जो पैडी फील्ड्स में काम करते हैं या जो चावल के खेतों में काम करते हैं उनको सिर्फ जून से दिसंबर तक ही काम मिलता है। तो बाकी के जो महीने हैं वहां उन्हें पैसा कमाने के लिए फिर दूर दराज के शहरों में जाना पड़ता है। She has to do very hard labor and have to bend for long hours in water causing much pain. She is given almost ₹40 per day. तो अब तुलसी को बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर करना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम, और घंटों घंटों तक झुक के काम करना पड़ता है, वो भी पानी में खड़े होके, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला काम है। इतना झुक के काम करना, वो भी जिंदगी भर। जवानी के टाइम में तो ठीक है, ये जो लेबरर्स होते हैं इनको बुढ़ापे तक काम करना होता है, क्योंकि इनके पास कोई रिटायरमेंट पेंशन प्लान्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको जीना है, खाना है तो काम करना पड़ेगा। तो इनको बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद इनको 40 रुपये मिलता है दिन का। 40 रुपये दिन में गुजारा किस तरीके से ये लोग करते हैं यही जानते हैं। तुलसी's husband Raman is also a laborer. During the time of work he sprays pesticides. अब तुलसी के जो हस्बैंड है इनका नाम है रमन। अब ये भी एक लेबरर के तौर पे काम करते हैं, एक मजदूर के तौर पे। और ये जो खेती करने वाला टाइम होता है, इस टाइम में खेतों में काम मिलता है और ये पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते हैं, यानी कि जो कीटनाशक होते हैं इनको स्प्रे करते हैं। When there is no work on the farm, he finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. और खेतों में जब काम नहीं होता है तो रमन को बाहर काम करना पड़ता है। अब जैसे कि सैंड लोड करना, कहाँ से? नदी से। नदी से सैंड लोड करके जाती है, सीमेंट फैक्ट्रीज वगैरह में ऐसी ऐसी जगहों पे कंस्ट्रक्शन के लिए जाती है। तो ये सैंड की लोडिंग करना, या पास में एक क्वेरी है, क्वेरी यानी कि जहाँ चट्टानी इलाके होते हैं वहाँ से पत्थर तोड़े जाते हैं, तो पत्थरों को लोड करना। तो ऐसे मजदूरी वाला काम करना पड़ता है रमन को जब खेतों में काम नहीं मिलता। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड, तुलसी हैज टू डू ऑल द टास्क्स एट होम. She cooks the food, cleans the house and wash clothes. She also goes with the other women to nearby forest to collect firewood. She has to fetch water for the family from a borewell which is 1 kilometer away from the village. While husband Raman helps in getting materials such as groceries from the house. अब तुलसी को इतने काम करने पड़ते हैं सुबह से शाम तक खेतों में अपने पैसा कमाने के लिए। इसके बाद जब वो घर आती है तो इसे घर के काम करने पड़ते हैं, क्योंकि घर भी संभालना है और घर आके उसे खाना बनाना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ते हैं, पूरे घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। इसके बाद अब खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाना पड़ेगा, तो उसके लिए कलेक्टिंग फायरवुड, लकड़ी जो होती है जलाने की, उसको कलेक्ट करने जाना पड़ता है। उसके बाद फेच वाटर, फेच का मतलब होता है किसी चीज को लाना, तो इसे तुलसी को दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। एक तो पहली बात, इतनी दूर जाना, इतना भारी पानी वापस लाना, इतनी मेहनत का काम, और पानी जो आपको यूज करना है वो भी लिमिटेड है। जैसे ही पानी खत्म होगा आपको उसी पानी का काम चलाना है, पानी खत्म हुआ तो दोबारा इतनी दूर जाना पड़ेगा। तो इतनी मुश्किल जिंदगी होती है इनकी। और इसके बाद जो ये सब काम तो तुलसी करती है, और तुलसी के जो हस्बैंड हैं, ये हस्बैंड क्या करते हैं, जो बाकी खाने पीने का जो सामान चाहिए होता है, जैसे ग्रोसरीज का सामान, घर के बाकी जो चीजें, वो खरीद के लाते हैं मार्केट से। Their school going daughters are the only joy of their lives. Last year one of them fell ill and had to be taken to the hospital in town. They had to sell their cow to pay back the money they borrowed from Ramlingam for her treatment. अब इन लोगों की जिंदगियां इतनी तकलीफ में गुजरती हैं और इन लोगों की जिंदगी ऐसी ही जानी है। गरीब पैदा हुए थे, गरीब ही रह गए। तो इनकी जितनी जिंदगी की उम्मीद है, इनकी उम्मीद है इनकी बेटियों से। इन बेटियों को ये स्कूल भेजते हैं पढ़ाई लिखाई करने, इस उम्मीद में कि कुछ पढ़े लिख सकें। अब ये इतना कम कमाते हैं तो ना जाने कितने अच्छे स्कूल में भेज पाते होंगे।
उन स्कूल में जो इतने लोअर लेवल की, क्योंकि अब आपको एजुकेशन खरीदनी है तो कम पैसा दोगे तो बेकार एजुकेशन मिलेगी। अब ये है ऐसा सिस्टम तो कुछ कर नहीं सकते। तो अब ये अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा पढ़ के कुछ कर ले जिंदगी में। पिछले साल इनकी एक बेटी शी फेल इल, यानी कि वो बीमार पड़ गई, कुछ बीमारी हो गई और उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा शहर में। तो इसके लिए इनके पास पैसा नहीं था तो इन्हें अपनी गाय बेचनी पड़ी। इन्होंने सबसे पहले तो पैसा उधार लिया रामलिंगम से, जिसके जमीनों में ये लोग काम करते हैं, और ये उधार ये चुका नहीं पाए क्योंकि गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है, इलाज के लिए पैसा लिया है तो पैसा आ थोड़ी ना जाएगा, तो उधार नहीं चुका पाएंगे। तो इनके पास ये जो गाय थी, ये गाय इन्हें बेचनी पड़ गई, तब जाके उधार चुका पाए रामलिंगम का। Poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. They don't earn any money from these activities, but they do have to do them for the household. तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं जो रूरल एरियाज में या गांव देहात के इलाकों में, इन्हें ऐसे बहुत काम करने पड़ते हैं, जैसे लकड़ियाँ काटना, लकड़ियाँ इकट्ठा करना, पानी लाना और ग्रेजिंग देयर कैटल, यानी कि अगर इन्होंने गाय भैंस पाले होंगे तो गाय भैंस को चराने के लिए ले जाना या उनके लिए घास काट के लाना, उस घास काट के उन्हें देना खाने के लिए। तो इन सब कामों से इनको पैसा नहीं मिलता, लेकिन मेहनत और टाइम इनको पूरा देना पड़ता है घर चलाने के नाम पे कि घर चल पाए। Nearly 2/5 of all the rural families are agricultural laborers. अब देखा जाए ऐसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स की आबादी तो करीब 2/5 आबादी, यानी कि गांव में रहने वाले अगर 5 परिवार हैं तो 5 परिवारों में 2 परिवार ऐसे खेतीहर मजदूरों के हैं। इतनी आबादी है इनकी, तो 5 में से 2 परिवार खेतीहर मजदूर, करीब समझ लीजिए 5 में से 2 छोटे खेत वाले और 5 में से कोई एक परिवार होगा जो बड़े खेत वाले परिवार होते हैं। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work, especially during particular seasons. और ये खेतों में काम करने वाले लोग, इतना पैसा इनको साल भर नहीं मिलता है, काम नहीं होता है, इस वजह से इन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है काम की खातिर कि वहाँ काम कर सके तो कुछ पैसा मिल सके। और ऐसा कुछ पर्टिकुलर सीजन्स में होता है। पर्टिकुलर सीजन्स में क्यों होता है? उन्हीं सीजन में होगा जिन सीजन में खेती नहीं हो रही है। खेती नहीं हो रही तभी जाएंगे दूर दराज के इलाकों में। तो अब तुलसी की जिंदगी डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं शेखर की जिंदगी। और शेखर क्या है? ये स्मॉल लैंडेड फार्मर, यानी कि छोटे खेत हैं इनके पास। शेखर्स फैमिली हैज ओनली 2 acres ऑफ लैंड। शेखर के फैमिली के पास सिर्फ 2 एकड़ खेत है। They do all the work on their own. During harvest, they take help of other small farmers. और इनको खेती किसानी वाले सारे काम इन्हें खुद करने पड़ते हैं। और हार्वेस्ट के टाइम में या जो कटाई का टाइम होता है तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो ये इनसे काम नहीं हो पाता। तो ऐसे जो छोटे फार्मर्स हैं उनकी ये हेल्प लेते हैं। They take the seeds and fertilizers as loan from a trader. To pay back this loan, they have to sell the paddy to him at somewhat lower price than what they would have got in the market. तो अब शेखर क्या करते हैं? इनको खेती करने के लिए जो अच्छे क्वालिटी के जो बीज हैं और जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो खाद हैं, इसको एक लोन के तौर पे ये लेते हैं पास के एक ट्रेडर से, एक दुकान से, और खेती करते हैं। और जब फसल होती है तो अब इस ट्रेडर को पैसा चुकाना भी है। तो अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसा नहीं देते इस ट्रेडर को, तो ये क्या करते हैं? ये अपना पैडी या जो फसल होती है, अब क्योंकि इस ट्रेडर से इन्होंने उधार लिया है तो अब ये मजबूर हो जाते हैं कि उसी ट्रेडर को अपनी फसल बेचनी पड़ेगी और थोड़ी कम कीमत में बेचनी पड़ेगी। मार्केट में ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि ट्रेडर से उधार लिया है इस वजह से मजबूर हैं ट्रेडर को थोड़ी कम कीमत पे ये देने के लिए, क्योंकि अब उधार लिया है तो बात माननी पड़ेगी इनकी। शेखर will probably get 60 bags of paddy from his fields. Some of this he will sell to settle the loan. The rest will be used at his home. तो अब शेखर ने खेती करी और जब खेती करने के बाद हार्वेस्ट हुई तो शेखर को करीब 60 बैग ऑफ पैडी मिले, यानी कि 60 बोरे चावल ये उगा है। और 60 बोरों में से कुछ जो है वो शेखर दे देगा लोन सेटल करने के लिए, उस ट्रेडर को बेच देगा, और जो बचा हुआ है उसको इस्तेमाल करेगा अपने घर में जितने भी लोग हैं उनके खाने पीने के लिए। बट वट एवर ही हैज़ विल लास्ट ओनली 8 months, so he needs to earn some extra money
This time he works in Ramlingam's rice mill. Here he helps to collect paddy from other farmers in neighboring villages. अब शेखर क्योंकि छोटा सा खेत है इनके पास, तो इस खेत में जितना 60 बोरी चावल हुआ, लोन चुकाने के लिए कुछ दे दिया, थोड़ा बहुत चावल बचा, तो वो जो थोड़ा बहुत चावल बचा, उस चावल से साल भर इनकी फैमिली का काम नहीं चल सकता है। तो इस वजह से शेखर को जरूरत है एक्स्ट्रा पैसे की। जैसे ही ये चावल खत्म होगा और 3-4 महीने बचेंगे अभी फिर से अगली फसल में, तो 3-4 महीने का एक्स्ट्रा पैसा शेखर कैसे कमाते हैं? रामलिंगम जो हैं, जिनके बड़े जो खेत हैं, इनकी एक राइस मिल भी है, तो शेखर काम करते हैं इनकी राइस मिल में। और यहाँ पे ये रामलिंगम के राइस मिल में काम क्या करते हैं? टू कलेक्ट पैडी, अलग अलग गांव से जो आ रहा है जो पैडी या धान, उस धान को इकट्ठा करते हैं। शेखर ऑल्सो हैज अ हाइब्रिड काउ हुज मिल्क ही सेल्स इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, दिस वे ही गेट्स अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी। और शेखर के परिवार के पास एक हाइब्रिड काउ है, एक गाय है जिसका दूध ये बेचते हैं एक मिल्क कोऑपरेटिव में, एक दूध बेचने वाली कंपनी है, उसमें ये दूध बेचते हैं अपना, तो इससे भी थोड़े बहुत इनको एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते हैं अपना गुजर बसर करने को। तो अब हम देखते हैं लाइफ ऑफ रामलिंगम, जो कि एक बिग लैंडेड फार्मर हैं, यानी कि इनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीन है। अब इनकी जिंदगी देखते हैं। In addition to land, Ramlingam's family owns a rice mill, a shop selling seeds, pesticides, etc. अब रामलिंगम का जो परिवार है, इनके पास जमीनें तो है ही बहुत बड़ी बड़ी, इसके अलावा अब इनकी एक राइस मिल भी है, इन्होंने एक दुकान भी खोल ली है जिस दुकान में बीज मिलते हैं, पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, इस तरीके की और दुकानें हैं इनके पास। For the rice mill, they use some of their own money and also borrowed from the government bank. They buy paddy from within the village and from surrounding villages. अब ये राइस मिल लगाने के लिए इन्होंने थोड़ा सा पैसा अपना लगाया, थोड़ा सा पैसा इन्होंने उधार लिया एक सरकारी बैंक से, और इस तरीके से उन्होंने राइस मिल लगा ली। अब राइस मिल में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो अब राइस मिल से पैसा इनको वापस भी आने लगेगा। और ये राइस मिल के लिए जो पैडी या धान इनको चाहिए, ये धान ये आसपास के सराउंडिंग विलेजेस या आसपास के गांव देहात से खरीदते हैं। द राइस दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाय टाउन्स, दिस गिव्स देम सब्सटैंशियल इनकम। अब ये राइस मिल में जितना भी धान आता है उसको प्रोसेस किया जाता है और चावल बनाया जाता है, इस चावल को ये बेचते हैं आसपास के जो टाउन्स हैं वहां पे, और इससे इनको एक सब्सटैंशियल इनकम हो जाती है, यानी कि अच्छी खासी कमाई हो जाती है। बिग लैंडेड फार्मर्स ओन मोस्ट ऑफ द लैंड इन विलेजेस, मेनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस लाइक शॉप्स, मनी लेंडिंग, ट्रेड, स्मॉल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। तो ऐसे गांव देहात के इलाकों के जो बड़े जमीन वाले किसान हैं, अब क्योंकि इनके पास ज्यादातर जमीनें हैं, पहले तो इनके पास खुद की जमीन है, इसके बाद दूसरों से जमीन खरीदते रहते हैं, या कोई अगर उधार नहीं चुका पाए तो उसकी जमीन लेते हैं, तो इनके पास जमीनें इकट्ठा होती चली जाती हैं, और इस तरीके से ये अपने अलग अलग बिजनेस में आ जाते हैं। ये दुकानें खोल लेते हैं, मनी लेंडिंग करने लगते हैं, ट्रेड करने लगते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगा लेते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑन बीइंग इन डेट। डेट का मतलब होता है उधार। Farmers like Tulsi, Raman and Shekhar make about 80% of the farmers of India. तो ऐसे जो किसान हैं, जो लैंडलेस वर्कर्स हैं जैसे तुलसी, या छोटे किसान हैं जैसे शेखर, ऐसे लोगों की आबादी टोटल देखी जाए तो 80% है। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी किसान हैं उनका 80% आबादी ऐसे लोगों का है जिन्हें टाइम टाइम पे उधार लेना पड़ता है। अब भले किसी भी वजह से उधार लेना पड़े, चाहे उन्हें बीज खरीदने के लिए या खाद खरीदने के लिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए उधार लेना पड़े, या फिर इनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे अगर इन्हें बच्चों को हायर एजुकेशन देनी है, या बच्चों की शादी है, या किसी को कोई बीमारी हो गई, उस बीमारी का इलाज कराना है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, इनकी जिंदगी ऑन द एज रहती है। एक भी एक्सीडेंट या एक भी बड़ा खर्चा अचानक से आ जाए तो ये इन्हें उधार लेना पड़ता है, और उधार लेते ही इनकी जिंदगी फिर डामाडोल स्थिति में आने लग जाती है। If the seeds are not of good quality or pests attack the crops, then there can be major crop failure. These crops can also be ruined if the monsoon does not bring enough rain. When this happens, farmers sometimes are unable to pay back their loans.
For the family to survive, they may even have to borrow more money. So the loan becomes so large that no matter what they do, they are unable to repay. This is when we can say that they are caught in debt. तो अब जब कई बार ऐसा होता है, खेती किसानी करने के लिए मजदूर लोग लोन लेते हैं या छोटे किसान ऐसा कर्ज लेते हैं, और जो बीज हैं वो बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं निकलते हैं, तो फसल भी अच्छी नहीं निकलती है। कई बार ऐसा होता है फसल अच्छी हो गई तो पेस्ट अटैक कर देते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो खेती बिल्कुल खराब कर देते हैं, और इस वजह से कई ऐसे रीजन है जिससे क्रॉप फेलियर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बारिश सही टाइम पे नहीं होती, मॉनसून सही टाइम पे नहीं आते, पूरी बारिश नहीं होती, इसकी वजह से भी ये क्रॉप फेलियर होता है, बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे कई वजहों से, और कई बार इनको फसल का सही दाम नहीं मिलता है, तो इस वजह से ये क्या होता है, अनेबल टू पे बैक देयर लोन्स, अपने उधार चुका नहीं पाते हैं। तो उधार चुकाने के लिए इन्हें और ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, तो और ज़्यादा पैसा ये फिर से उधार लेते हैं पुराने उधार को चुकाने के लिए। तो इस तरीके से जो लोन है, जो उधार है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फिर एक ऐसा टाइम आता है कि इनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं, या इनके जो गाय भैंस होते हैं वो छीन लिए जाते हैं, इनके घर छीन लिए जाते हैं, ये डिप्रेशन में आ जाते हैं। और इनका उधार चुकाने के लिए जब ये बड़ा उधार लेते हैं, किसी का 50,000 चुकाने के लिए फिर 60,000 किसी और से लिए, उसका 60,000 चुकाने के लिए 80,000 किसी और से लिए, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा देना है। तो एक ऐसा टाइम आता है जब इन्हें ये महसूस हो जाता है कि हम चाहे कुछ भी कर लें, अब उधार नहीं चुका पाएंगे। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है तो कहा जाता है किसी आदमी को कि दैट ही इज कॉट इन डेब्ट, यानी कि अब वो उसने उधार की ऐसी साइकिल शुरू हो गई कि अब वो आदमी चाहे जो कर ले वो उधार नहीं चुका पाएगा। और ऐसे जो गरीब लोग होते हैं, जब ये उधार ले लेते हैं, चुका नहीं पाते, तो दुनिया बहुत बुरा सलूक करती है इनके साथ और इनके परिवारों के साथ। और एट द एंड फिर ये ऐसे हजारों लोग हर साल ऐसे हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, खुद को भी मार देते हैं, कई केसेस में अपने परिवारों को भी मार देते हैं, कि मौत इन्हें ज़्यादा आसान लगने लगती है जिंदगी के मुकाबले। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, मेनी पीपल इन रूरल एरियाज डिपेंड अपॉन कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोड्यूस, फिशिंग एक्सेट्रा। तो कई ऐसे लोग हैं जो गांव देहात के इलाकों में रहते हैं, लेकिन वो खेती किसानी से अलग कुछ और काम करते हैं। जैसे कि कई सारे लोग काम करते हैं कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट का, यानी कि जंगलों में कोई चीज़ हो रही है तो उस चीज़ को इकट्ठा करना जंगलों से और फिर शहरों में जाके बेचना। तो एक किसानी नहीं है, बस जंगलों से सामान इकट्ठा करना है। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि वो जानवर पालते हैं। जैसे किसी आदमी ने डेयरी लगा ली तो उसने बहुत सारे गाय भैंस इकट्ठा कर लिए, उनका दूध निकाल के वो बेचता है, पनीर बना के बेचता है। किसी आदमी ने कोई काम कर लिया मधुमक्खी पालन का, तो मधुमक्खियाँ पालता है, शहद निकालता है, वो शहद बेचता है। तो ऐसे जो काम होते हैं ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। तो आप एक तरीके से बिजनेस कर रहे हो वो। इसके बाद डेयरी प्रोड्यूस, वही चीज़ जैसे डेयरी खोल ली। इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री में वैसे और भी अलग अलग जानवरों के मुताबिक अलग अलग काम आते हैं। इसके बाद फिशिंग, जैसे कई लोग मछली पालन शुरू करते हैं, मछलियाँ पालते हैं, मछलियाँ बेचते हैं। इन सेंट्रल इंडिया बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट। पीपल कलेक्ट महुआ, तेंदू लीव्स, हनी टू बी सोल्ड टू ट्रेडर्स। अब जैसे सेंट्रल इंडिया की बात करें तो वहाँ पे लोग ये काम बहुत ज़्यादा करते हैं कि फार्मिंग के साथ कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट करते हैं। जैसे महुआ एक चीज़ होती है, महुए से बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं। तो महुआ हो गया, इसको इकट्ठा करते हैं जंगलों से। तेंदू एक ये पौधा होता है, तो तेंदू के पत्ते इकट्ठा करते हैं। इसके बाद शहद इकट्ठा करते हैं जंगलों से और इन्हें बेचते हैं शहरों में। इन कोस्टल एरियाज वी फाइंड फिशिंग विलेजेस, और जो तटवर्ती इलाके होते हैं, जो समंदर से लगे होते हैं, ऐसी जगहों में लोग फिशिंग करते हैं। पूरे पूरे गांव डिपेंड करते हैं, जाके मछलियां पकड़ते हैं और वो मछलियां फिर शहरों में बेचते हैं। अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आर मेकिंग बास्केट्स, यूटेंसिल्स, पॉट्स, ब्रेक्स, बुलक कार्ट्स एक्सेट्रा। तो अब और भी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं वो कई तरह की हैं। जैसे कई लोग बास्केट बनाते हैं, कई लोग बर्तन बनाने लग जाते हैं, पॉट्स बनाने लग जाते हैं, कई लोग ब्रिक्स या ईंटें बनाने लगते हैं, बुलक कार्ट्स बनाते हैं। कई सारे लोग चाय की दुकान खोल लेते हैं, छोटी मोटी जनरल स्टोर या ग्रोसरी की दुकानें, कपड़ा बेचने की दुकानें, कई सारे लोग दुकान लगा लेते हैं, टेलर बन जाते हैं।
कई लोग अपनी टिफ़िन सर्विस शुरू कर देते हैं। इसके बाद कई सारे लोग ऐसे दुकानें खोल लेते हैं जहाँ पे बीज और फर्टिलाइजर्स वगैरह मिलते हैं। कई सारे लोग फूड शॉप्स खोल लेते हैं, छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं जिसमें खाने पीने का सामान मिलता है। कई लोग दूसरी तरह की सर्विसेज शुरू कर देते हैं जैसे ब्लैक स्मिथ, कई लोग नर्स का काम कर लेते हैं, कई लोग टीचर बन जाते हैं। इसके बाद कई लोग वॉशरमैन होते हैं, कपड़े धोने वाला काम, कई लोग नाई की दुकान खोल लेते हैं, कई लोग रिपेयर वाली दुकानें खोल लेते हैं, मैकेनिक बन जाते हैं, कई लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बन जाते हैं। तो ऐसे गांव देहात में भी कई अलग अलग तरह के काम होते हैं जो अलग अलग लोग करने लग जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ इन अ फिशिंग विलेज, यानी कि ऐसे गांव जहां पे लोग मछली पकड़ने से काम चलाते हैं, गुजर बसर करते हैं। ऐसे गांव में लोगों की जिंदगी कैसी होती है, और ये हम जानेंगे लाइफ ऑफ अरुणा के साथ। अरुणा की जिंदगी देख के हम जानेंगे ऐसे लोगों की जिंदगी। अरुणा रहती हैं पुदुपेत विलेज में। ये एक गांव है जो समंदर के पास है, तो यहाँ पे लोग मछलियां पकड़ के काम चलाते हैं। People here earn their living by fishing. Their houses are close to the sea and one finds rows of catamarans and nets lying on the grounds. तो यहाँ पे लोग मछली पकड़ के अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि इनके घर समंदर के पास हैं। और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ऐसे आप कैटामारान्स की रोज देख सकते हैं। कैटामारान्स ऐसे काम चलाऊ नाव को कहते हैं जिसमें मोटर लगा दी जाती, तो अब वो एक मोटर बोट के जैसे हो गई है। तो ऐसे कैटामारान्स आप लाइन से खड़े हुए देख सकते हैं, और जो मछली पकड़ने के जो नेट्स हैं, जो जाल है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। At about 7 o'clock in the morning, catamarans return with their catch and women gather to buy and sell fish. और सुबह 7 बजे के आसपास ऐसे जो कैटामारान्स होते हैं ये वापस लौटते हैं मछलियाँ पकड़ के, और सारी औरतें वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं मछली खरीदने और बेचने के लिए। Her husband, her brother and brother-in-law returned late that day. She was very worried. They said that they were caught in a storm. तो अब 7 बजे अरुणा के जो हस्बैंड हैं, अरुणा के जो भाई हैं, और अरुणा के ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है इनके हस्बैंड के भाई, यानी कि जो इनके देवर लगेंगे। तो ये तीनों लोग लौट के आते हैं सुबह 7 बजे, और अरुणा जो है उस टाइम बहुत वरीड होती हैं, बहुत चिंता में होती हैं जब तक ये लोग लौट के नहीं आते हैं, क्योंकि इन्हें आने में देर हो जाती है। तो जब वो आते हैं तो वो लोग बताते हैं कि वो एक ऐसे दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, यानी कि एक छोटा सा तूफान जैसा आ गया था, तो वो उसमें फंस गए थे, इस वजह से देर हुई। तो आप यहाँ से ये जिंदगियाँ देख सकते हैं कि इन लोगों को दूर दराज समंदर में जाना पड़ता है मछली पकड़ने, तो इनकी जिंदगियों पे खतरा रहता है कि क्या पता किसी तूफान में इनकी जिंदगी चली जाए। She kept aside some fish for the family and would sell the rest. The money she would get from selling the fish will be divided into 4 shares. अब ये जितने भी लोग मछलियाँ पकड़ के लाएं, उन मछलियों में थोड़ा सा हिस्सा अरुणा she kept aside, यानी कि थोड़ा सा हिस्सा वो बचा लेती हैं फैमिली में खाने के लिए उस मछली को, और जो बाकी मछली है उसको वो रख देती हैं बेचने के लिए। और इस मछली को बेच के जितना भी पैसा मिलेगा, इस पैसे को 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। अरुणा और ये जो तीनों लोग हैं जो मछली पकड़ के लाए, तो 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। She and her husband have taken a loan from a bank and purchased an engine which is fixed on the catamaran so that they could go far in the sea and get a better catch. अब अरुणा और जो इनके हस्बैंड हैं, इन्होंने एक लोन लिया था, उधार लिया था, और इस उधार से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इंजन खरीदा और इस इंजन को अपनी कैटामारान में लगाया, जिससे कि अब क्योंकि इंजन से वो कैटामारान चल सकती है, तो अब वो दूर तक जा सकते हैं समंदर में, और दूर तक जा सकते हैं समंदर में तो और ज़्यादा बेटर कैच, यानी कि और ज़्यादा मछली पकड़ सकते हैं, और अच्छे और भी अलग अलग किस्म की मछलियाँ पकड़ सकते हैं। वुमेन हु बाय द फिश कैरी देम इन बास्केट्स टू बी सोल्ड इन नियर बाय विलेजेस, देन देयर आर अदर ट्रेडर्स हु बाय फॉर द शॉप्स इन टाउन्स। तो अब सुबह सुबह जब मछलियाँ बेचने का प्रोसेस शुरू हुआ, कुछ मछलियाँ अरुणा ने रख ली फैमिली के लिए, बाकी बेचने लग गई। तो अब जितने भी लोग मछलियाँ खरीदने आ रहे हैं, उनमें से जो औरतें हैं वो बास्केट्स लाई हैं, उन बास्केट्स में उन मछलियों को ले जाएंगी खरीद के, और फिर उन मछलियों को बेचेंगी आसपास के जो गांव हैं वहाँ पे। और कई सारे दूसरे ट्रेडर्स या बिजनेस करने वाले लोग भी आए हैं, और ये ट्रेडर्स फिर इन मछलियों को खरीदते हैं और ले जाते हैं आसपास के जो टाउन या आसपास के जो कस्बे वाले जो इलाके हैं
वहां बेचने के लिए। तो सुबह सुबह इनके पास जितनी भी मछलियां थी वो ज्यादातर बिक गई। In the evening, she and her husband untangle and repair their nets. Next morning at 2 AM, they will set out to the sea again. अब पूरा दिन भर ऐसे चलता है। इसके बाद शाम के टाइम में अरुणा और इनके हस्बैंड मिलके untangle and repair the nets. यानी कि अब जो इनके जाल हैं, जब मछलियां पकड़ के लाते हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से टैंगल्ड अप हो जाते हैं, तो अनटैंगल करते हैं, उनको खोलते हैं, सही से रखते हैं और रिपेयर करते हैं। कई बार जाल कि जो धागे हैं वो टूट जाते हैं तो उनको रिपेयर करना पड़ता है कि मछलियां ढंग से अटक सकें उस जाल में। तो अब ये काम करते हैं वो शाम में। अब अगली रात में करीब रात के 2 बजे इन्हें फिर से जाना पड़ता है समंदर में। इनकी जिंदगियां देखिए आप, सुबह क्या, इसे रात के 2 बजे ही कहेंगे। रात के 2 बजे जाते हैं, सुबह 7 बजे लौटते हैं मछलियों के साथ। Every year for at least about 4 months during the monsoon we cannot go out to the sea because this is when the fish breeds. During these months they survive by borrowing from the trader. अब पूरे साल भर में इनका भी काम, जैसे खेती करने वालों का काम था कि पूरे साल भर काम और पैसा नहीं मिलता है, इसी तरीके से इनके साथ भी ऐसा है कि 4 महीने ऐसे होते हैं। ये जो मॉनसून वाला टाइम होता है, जब बारिश का सीजन होता है, इस टाइम पे ये समंदर में नहीं जाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो मॉनसून टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जो मछलियां ब्रीड करती हैं, मछलियां अंडे देती हैं और नई मतलब उनकी अगली जनरेशन आती है उन मछलियों की। तो उस टाइम पे मछलियों को नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे अगर आपने मछलियां पकड़ ली, मछलियों को मार दिया, तो उनकी अगली पीढ़ियां बनने में दिक्कत होगी, तो मछलियों की आबादी बहुत तेजी से कम हो जाएगी। एक रीजन ये, और दूसरा रीजन ये भी है कि मॉनसून के टाइम में ये चक्रवात या ऐसे तूफान बहुत तेजी से आते हैं। इस वजह से इन मछुआरों को मना कर दिया जाता है कि आप समंदर में मत जाइए, आपकी जान को नुकसान हो सकता है। तो इस वजह से ये जो 4 महीने होते हैं, जो मॉनसून के 4 महीने, अब इनके पास मछलियां नहीं है तो बेचेंगे, कुछ बेचने को नहीं है, तो इनके पास पैसा कहां से आएगा। तो ऐसे 4 महीने ये गुजारा करते हैं पैसा उधार लेके। और उधार, हमें अपने घर का खर्च चलाना है, ये बोल के आप बैंक से उधार नहीं ले सकते, और खास तौर पे जब आप गरीब हो तो इनको भी उधार लेना पड़ता है ऐसे प्राइवेट मनी लेंडर्स से, जहां इंटरेस्ट रेट इनको ज्यादा देना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने ये देखा, इन लोगों की भी लाइफ बिल्कुल ऑन एज चलती है। इन लोगों के पास भी कोई ऐसी सेविंग नहीं होती है और 4 महीने कोई काम या पैसा नहीं होता है। तो अगर एक भी एक्सीडेंट या एक भी बड़ा खर्चा आ गया तो इनकी जिंदगी बिल्कुल तहस नहस हो सकती है। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन दे आर फोर्स्ड टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर एंड कैन नॉट डू द ऑक्शन। दोज लीन मंथ्स आर मोस्ट डिफिकल्ट। अब जो मॉनसून के 4 महीने इन्होंने उधार ले लेके गुजारा चलाया है, तो अब जिस आदमी से उधार लिया है उस आदमी को भी अपना फायदा चाहिए। तो अब वो आदमी इनसे क्या कहता है कि जब आप मछली बेचने लायक हाल में हो जाओगे, वो टाइम आएगा तो आप मुझे मछली बेचोगे सस्ते में। तो अब मजबूरन इनको बात माननी पड़ती है, क्योंकि उस आदमी से उधार लिया है। तो अब जब मॉनसून सीजन जाता है, ये फिर से मछली पकड़ने लगते हैं, तो अब इन्हें क्या करना पड़ता है, ये मजबूर हैं उस ट्रेडर को मछली बेचने के लिए और थोड़ा कम कीमत में देने के लिए। इस वजह से ये ऑक्शन नहीं कर पाते हैं, नीलामी। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। तो जब ये मछली पकड़ के लाते हैं नॉर्मल टाइम में, तो ये डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें कितने में मछली बेचनी है। 4 लोग हैं मछली खरीदने वाले, तो कह सकते हैं कि मैं इतने रुपए में मछली बेचूंगा, आपको लेना हो तो लो, नहीं लेना तो मत लो, मैं किसी और को दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्शन नहीं कर सकते, इनको कम पैसे में देना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसे भी जो महीने होते हैं, ये महीने भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाते हैं, बहुत तकलीफ वाले जाते हैं, क्योंकि इन्हें इतना पैसा नहीं मिल रहा होता है। तो ये था क्लास 6 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 8th चैप्टर। चलिए फिर, थैंक यू।